खबर की ओर से आपका अभिवादन है। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं आपातकाल के 50 साल। इस श्रृंखला के तहत आज हम हाजिर हैं आपके सामने 21वीं कड़ी लेकर। और 21वीं कड़ी में उस दिन अखबारों में जो कुछ छपा था उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। आपातकाल के बारे में जब भी चर्चा होती है तो जयप्रकाश नारायण के उस बयान की भी चर्चा होती है जिसमें उन्होंने सशस्त्र बलों से सत्ता के आदेशों जो मनमाने पूर्ण थे उसको नहीं मानने की उन्होंने अपील की थी। तो इस बयान को इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है इस बयान का कि उन्होंने बगावत करने के लिए सेना से बगावत करने की अपील की थी। तो हम आज उस खबर पर चर्चा करेंगे। और ये जो खबर आई थी वो पश्चिम बंगाल से आई थी और 20 जून को अखबार में आई, 21 जून को हम सबके सामने थी। तो सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण की एक सभा थी पश्चिम बंगाल में और खबर के मुताबिक एक विशाल रैली में सर्वोदय नेता जयप्रकाश नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी लोकतंत्र को नष्ट करने पर तुली हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने और वर्तमान व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो जन आंदोलन आरंभ किया गया है उस पर अपने संघर्ष की हैसियत से सशस्त्र सेनाओं को विचार करना चाहिए। श्री नारायण ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों और पुलिस के जवानों से अनुरोध किया है कि वह सही आदेश का ही पालन करें और लाठी गोली चलाने का जब तक लिखित आदेश न मिल जाए और मजिस्ट्रेट की ओर से उसे न दिया जाए तब तक मौखिक आदेश पर काम करने के लिए वह विवश न हो। ऐसे अवसर पर मैंने उनसे स्वविवेक से काम करने की सलाह दी है। मतलब सेना पुलिस के जवानों से उन्होंने अपील की थी कि आप अपने स्वविवेक से काम करें और जो कोई आदेश दे दमन के लिए तो उसका लिखित आदेश हो तभी उस पर पालन करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को इस बात का खतरा है कि सेना की दी गई हमारी सलाह से कहीं उनका अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए। एक पक्षीय विदेश नीति अपनाए जाने की भी उन्होंने निंदा की और कहा कि सभी देशों के साथ हमारी मैत्री दृढ़ होनी चाहिए ताकि सभी के सहयोग से हम विकास के रास्ते पर बढ़ सकें। इसके लिए उन्होंने नई विदेश नीति पर जोर दिया। तो जयप्रकाश नारायण का यह संबोधन, यह भाषण पश्चिम बंगाल में हुआ था उस दिन, जिसमें उन्होंने सशस्त्र सेनाओं से मनमाने पूर्ण आदेश पर सरकार के सत्ता के तत्कालीन सरकार के आदेश को नहीं मानने की अपील की थी। और उधर सत्ता की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से कानूनी जो लड़ाई थी उसमें कैसे अपना पक्ष वो मजबूती से अदालत के सामने रख सके इस पर जोर दिया जा रहा था। और 21 तारीख के अखबारों में जो खबर छपी है उसमें हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की अर्जी दायर की गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें 12 तर्क दिए गए थे। हाई कोर्ट, इलाहाबाद की हाई कोर्ट के जो फैसले के खिलाफ 12 तर्क देते हुए याचिका दायर की गई थी श्रीमती गांधी की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में। तो हम चाहेंगे अपने दर्शकों के सामने कि वो 12 तर्क क्या थे उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण आप तक पहुंचाए। इसमें यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर के न्यायालय में आगामी सोमवार को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जिस अपील पर सुनवाई होगी उसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध 12 तर्क पेश किए गए हैं। श्रीमती गांधी की अपील की अर्जी में उन 12 तर्कों की चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायमूर्ति के न्यायालय की विशेष बैठक में आगामी सोमवार को अपील की अर्जी दर्ज की जाएगी। पहले तर्क में कहा गया है कि श्री यशपाल कपूर आगे के
एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि यशपाल कपूर कौन थे और उनको लेकर क्या विवाद पैदा हुआ था। तो यह तर्क उन्हीं के संदर्भ में दिया गया है। पहले तर्क में कहा गया है कि श्री यशपाल कपूर की सरकारी सेवा में बने रहने की तारीख के संबंध में उच्च न्यायालय ने गलती की है। दूसरे तर्क में कहा गया है कि 1 और 25 फरवरी 1975 की आम सभा के आयोजन में, जिसमें प्रधानमंत्री ने भाषण किया था, मंच की तैयारी में जिलाधिकारी, इंजीनियर और आरक्षी अधीक्षक की सेवा लिए जाने के संबंध में भी उच्च न्यायालय ने गलती की है। आपको यहां हम ध्यान दिला दें कि राजनारायण जी की जो याचिका थी उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि इसका दुरुपयोग किया गया है, सत्ता का, मशीनरी का, एसपी, डीएम जो होते हैं कारकुन, उनकी सेवाएं ली गई थी जबकि वो चुनाव प्रचार में गई थी। तो बहरहाल तीसरा तर्क जो था वो ये था कि उन सरकारी कर्मचारियों की सेवा राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई, इसलिए उच्च न्यायालय को स्वीकार करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा नहीं ली। चौथे तर्क में कहा गया है कि 29 दिसंबर 1970 को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना अनुचित था। निर्णय के विरुद्ध पांचवा तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने श्री यशपाल कपूर के 25 जनवरी से सरकारी सेवा से त्याग पत्र स्वीकृत किए जाने की बात मानकर गलती की। अर्जी में छठे तर्क में सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द घोषित किया जाए। इसी तरह से और भी तर्क इसमें दिए गए हैं, 12 तर्क। तो प्रधानमंत्री की ओर से याचिका दायर की जा रही है और अपने बचाव में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो आगे अब देखते हैं आगे के अखबारों में, आगे के दिनों में क्या होता है। इसी पेज पर एक और खबर छपी है जो श्यामनंदन मिश्र के हवाले से है। हम सब जानते हैं कि श्यामनंदन मिश्र संगठन कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनका एक बयान छपा है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के समर्थन में आयोजित आज की विशाल रैली पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। श्री मिश्र ने पत्रकारों को बताया कि यह धनराशि काले धन की है और बड़े बड़े पूंजीपतियों से डरा धमकाकर इकट्ठी की गई है। तो इस तरह के आरोप विपक्ष की ओर से भी लगाए जा रहे थे। इधर था एक और खबर छपी है कि अंतिम सुनवाई तक निर्णय पर रोक की मांग। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के गत 12 जून के निर्णय को अमल में लाए जाने पर पूर्ण और बिना शर्त रोक लगा दी जाए। अपील की अंतिम सुनवाई तक रोक की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशकालीन न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर आगामी सोमवार को उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। उक्त अर्जी में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय पर पूर्ण और बिना शर्त रोक लगाई जाए। रोक की अर्जी में कहा गया है कि यह मामला भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है, शायद किसी भी लोकतंत्र के इतिहास में भी। अपील में प्रस्तुत किए गए मुद्दे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि अपील की अंतिम सुनवाई तक यथा स्थिति में बाधा नहीं पहुंचाई जाए, यानी कि प्रधानमंत्री जो 20 दिनों की अवधि दी गई थी हाई कोर्ट की ओर से, उसको निरस्त की जाए और प्रधानमंत्री पर लगाई गई बंदिश हटा दी जाए। अर्जी में यह भी कहा गया है कि श्रीमती गांधी को संसद के दोनों सदनों में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। जिन 2 आरोपों के कारण उनके चुनाव को अवैध करार दिया गया है, विचार करने से वे दोनों आरोप तकनीकी है, न कि नैतिक। इसलिए अपील की अंतिम सुनवाई तक श्रीमती गांधी को लोकसभा की सदस्यता बरकरार रखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने की सुविधा प्रदान की जाए। तो ये लीगल बैटल, कानूनी लड़ाई का ही एक हिस्सा ये भी है
और आगे देखते हैं न्यायालय की ओर से क्या कहा जा रहा है। एक और खबर छपी है, उसी रस्साकसी, उसी तनाव भरे माहौल में विपक्ष और पक्ष के बीच जो कुछ चल रहा था, उसमें पक्ष की ओर से राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री सामने आते हैं। जो कांग्रेस शासित राज्य थे उस वक्त, उसके मुख्यमंत्री सामने आते हैं और राष्ट्रपति को एक स्मारक पत्र देते हैं। हम अपने सहयोगी हिमांशु से चाहेंगे कि अगर वो इस खबर पर फोकस कर सके तो इसको दिखाएं पाठकों को, दर्शकों को। और इस खबर में यह बताया गया है कि कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों की ओर से राष्ट्रपति को आज एक स्मारक पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्र के व्यापक हित में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पदारूढ़ रहना चाहिए। पदारूढ़ मतलब पद पर बने रहना चाहिए। उक्त स्मारक पत्र को राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को भेंट करने के लिए कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों को छोड़कर सभी के आज राष्ट्रपति भवन गए। सभी आज राष्ट्रपति भवन गए। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एक और राज्य के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में, मतलब जो स्मारक पत्र देने वाली टीम थी, उसमें 3 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं थे। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एक और कोई राज्य के मुख्यमंत्री थे। स्मारक पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद से श्रीमती इंदिरा गांधी को हटाया जाना देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। श्रीमती गांधी को देश की जनता का अपार स्नेह और श्रद्धा विश्वास हासिल है। मुख्यमंत्रियों ने करीब आधे घंटे तक इस संदर्भ में राष्ट्रपति से विचार विमर्श किया। स्मरणीय है कि 2-3 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति को स्मारक पत्र देकर श्रीमती गांधी को पद से हटाए जाने की अपील की थी। इसी खबर में आगे बताया गया है कि कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्रियों की ओर से राष्ट्रपति को दिए गए स्मारक पत्र में कहा गया है कि इस संकट काल में अगर श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री के पद को छोड़ना पड़ा तो राष्ट्र के लिए यह बहुत बड़ी दुखद बात होगी। इससे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विभिन्न राज्यों में भी अस्थिरता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये खबर थी उस दिन के अखबारों में जो महत्वपूर्ण थी। और सत्ता संघर्ष, पक्ष और विपक्ष के बीच जो कुछ चल रहा था, उसकी एक वानगी के तौर पर हमने 20 जून 1975 के दिन अखबारों में जो कुछ छपा था वो लेकर आपके बीच हम हाजिर थे। हम अपने 21वें एपिसोड में इन सब बातों की चर्चा करेंगे। 22वें एपिसोड में फिर हम हाजिर होंगे कोई नई कहानी लेकर, उस दिन की खबरों को लेकर। तब तक दीजिए आप हमें इजाजत और हमारी टीम के हिमांशु देव को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।